हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। संतोष सर के साथ आज वर्ग 5 का विषय हिंदी व्याकरण में पाठ शब्द, जो व्याकरण में तीसरा पाठ है, पाठ शब्द। पहले किसी भी व्याकरण की किताब में पहले भाषा एवं व्याकरण होता है, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। दूसरे में वर्ण विचार, वर्णों पर विचार किया जाता है, वर्ण के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। और तीसरा है शब्द। इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द की परिभाषा, अर्थात शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के भेद एवं परिभाषाएं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद और उन भेदों की परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। उन भेदों की परिभाषाएं तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद एवं परिभाषाएं। फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, उनके उदाहरण क्या क्या हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूपों का वर्गीकरण, शब्द के रूपों का वर्गीकरण, शब्द के जैसे शब्द के जो प्रकार हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं, उन रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, इसके पहले भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखे हैं वीडियो और देख करके सीखे भी हैं, याद भी कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये बातें बोलते हैं कि सर आपके वीडियो से तो मुझे बहुत कुछ मिला, याद ही हो गया। तो बहुत ही मनोबल बढ़ता है और मन करता है और बेहतर ढंग से मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, ताकि छात्रों का निर्माण हो। जब छात्रों का उचित तरीके से निर्माण होगा तो यह छात्र खुद देश का निर्माण करने में सक्षम होंगे। और इसी सक्षमता को प्राप्त करने के लिए हम सभी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी और आप भी। अतः ध्यानपूर्वक देखेंगे, याद करेंगे और बिल्कुल आसानी से सभी बातें याद होंगी, समझ में आ जाएंगी। और जब देखा जाता है कि समझ में आ जाती हैं तो सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। ओके, ठीक। आइए, शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो तो उसे शब्द कहते हैं। कैसा समूह? तो जैसे ये है क, ल, म। यह दो नहीं, दो से अधिक वर्णों का एक समूह है और यह समूह बनता है कलम, जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है या नहीं है? ये निश्चित अर्थ इसका है। क्या निश्चित अर्थ है? लेखनी। कलम को लेखनी कहते हैं, जिससे लिखा जाता है। अगर यही शब्द हम लिखें म, ल और क, मलक, क्या इस मलक का कोई निश्चित अर्थ है? इस मलक शब्द का कोई निश्चित अर्थ है? नहीं है। तो यह शब्द नहीं है, यह शब्द नहीं है। शब्द किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो। जैसे इसका एक निश्चित अर्थ हो रहा है तो यह शब्द है, और इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो रहा है तो यह शब्द नहीं है। वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र मेल, वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं।
वर्णों के सार्थक सार्थक जिसका अर्थ हो, सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र मेल को सार्थक जिसका अर्थ निश्चित हो और यह जो मेल है वह स्वतंत्र हो, अर्थात किसी बाधा व्यवधान में न हो। यानी अब ये कलम है, अगर इसी को हम यहाँ हलंत दे देते हैं तो कलम हो जाता है, इसका रूप बदल करके अब हो जाएगा कलम। तो कलम का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि एक व्यवधान आ गया, ल पूर्ण रूप को प्राप्त नहीं किया। ल एक वर्ण है, व्यंजन वर्ण है और अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें स्वर की सहायता नहीं मिलने पर ही वह स्वर की सहायता नहीं मिलने पर वह आधा रह जाती है। तो अगर आधा रह गया तो कलम हो जाएगा या कलम हो जाएगा। तो यह इन दोनों का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द नहीं कहे जाएंगे। जब तक किसी वर्णों के ऐसा सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसका मतलब हो, तभी उसको शब्द कहेंगे। प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या बहुत बड़ी होती है। प्रत्येक भाषा में, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, फारसी तो लिपि है, उर्दू हो, पंजाबी हो या बंगाली हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मैथिली हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो, उसमें शब्दों का एक व्यापक संसार है। एक डिक्शनरी होती है, शब्दकोश होता है, यानी बहुत सारे शब्द होते हैं प्रत्येक भाषा में। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ण होते हैं और अलग अलग वर्णों से मिला हुआ अलग अलग शब्द होते हैं, और शब्दों का बड़ा संसार है प्रत्येक भाषा के अंदर। शब्द हमारे भावों को प्रकट करते हैं। शब्द क्या करते हैं? हमारे भावों को प्रकट करते हैं। कैसे? मान लो एक बहन और एक भाई हैं एक घर में, और चॉकलेट लाए हैं मामा जी। चॉकलेट लाए हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि 4 चॉकलेट लेके चलने चाहिए। वो 3 ही चॉकलेट के पॉकेट अपने पैकेट में रख के लेके चले आए। अब उन्हें यह सोचना पड़ रहा है कि भाई एक एक करके तो दोनों को दे दूं, तीसरा किसे दूं। तो जो बहन छोटी है उसको उन्होंने थमा दिया। अब बहन ईमानदारी से अपने भाई को बोलती है, भैया इसमें से थोड़ा सा तुम ले लो, मामा जी तो मुझे दिए हैं पूरा, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें दे देती हूँ। भाई बोलता है ये कैसे होगा, आधा आधा दो, नहीं तो नहीं देगी तो छीन के लेके भाग जाएंगे, खा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब छीन के लेके भाग जाएंगे, नहीं देगी तो खा जाएंगे, छीन लेंगे। आधा दो, ये जो शब्द है आधा दो, छीन लेंगे, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे भावों को उत्पन्न कर रहे हैं। अब बहन समझ लेगी, माथा खुजलाने लगी, कहाँ से कहाँ इसको दिखाए, अकेले में जाके खा गए होते। ये तो भैया है ना, कसैया है, बेईमान है। मैंने तो करसी मर्सी की कि थोड़ा सा मामा जी का दिया हुआ चॉकलेट थोड़ा सा देने आई तो पूरा हड़पने को तैयार है। तो ये सब जो भी शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं इन बातों के लिए, वह क्या है? वह हमारे भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो शब्द हमारे भावों को प्रकट करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वो भाव है और भाव को प्रकट करते हैं। अगला चीज है शब्द के बारे में, वाक्य में प्रयुक्त किए बिना भी प्रत्येक शब्द एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। वाक्य में प्रयुक्त किए बिना भी प्रत्येक शब्द एक अर्थ प्रकट करता है। अगर वाक्य में नहीं भी है, शब्द अलग है, तो भी वो अपना अर्थ प्रकट कर रहा है और उसका एक निश्चित अर्थ हो रहा है। जैसे हम कहते हैं हिमालय,
तो हिमालय, हिम का आलय, हिमालय, हिमालय का मतलब मेरे घर के पीछे वाला मैदान होगा? नहीं होगा। हिमालय का मतलब वो मध्य प्रदेश में एक पहाड़ देखे थे ट्रेन से जाते समय में, वो वाला है? नहीं। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, अर्थात उसका ही बोध करा रहा है, विशेष पर्वत का, अर्थात हिमालय हिम का आलय, बर्फ का घर। और वो सिर्फ इस पूरे संसार में एक ही है। तो ये एक शब्द हिम आलय, हिमालय, हिम का आलय, हिम का घर, यह एक शब्द, हिमालय शब्द एक व्यापक रूप को दर्शाता है, एक अर्थ को प्रदर्शित करता है। अतः वाक्य में प्रयुक्त किए बिना भी प्रत्येक शब्द का एक अपना निश्चित अर्थ होता है। जब इन्हें वाक्य में निश्चित स्थान दे दिया जाता है तो ये मन के विशेष भाव को व्यक्त करते हैं। अब ऋषि मुनि हिमालय में तपस्या करने जाते थे, हिमालय पर तपस्या करने जाते थे। बचेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली। तो ये पूरा वाक्य जब हम बोल रहे हैं, इसमें जब हिमालय प्रयुक्त हो रहा है तो यह भाव को उत्पन्न किया, और उन भावों को जो इस पूरे वाक्य को एक अर्थ प्रदान करता है, अर्थात शब्द बिना वाक्य के भी एक अपना निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, और जब वाक्य में एक निश्चित स्थान पर रख दिए जाते हैं तो उसमें उस पूरे वाक्य का एक भाव स्पष्ट होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आइए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए छात्रों, इसमें कई प्रश्न आ रहे हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक शब्द के बीच क्या अंतर है, सार्थक शब्द कहते किसे हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, विद्यालय, भारत, सुंदर, मीठा आदि। अर्थात पुस्तक मतलब किताब, विद्यालय मतलब पाठशाला जहां हम पढ़ने आए हैं अभी, भारत एक देश का नाम है भारत, सुंदर आप बड़े सुंदर हो, वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो सुंदर यानी बहुत अच्छे का बोध कराता है, नाइस का बोध कराता है। मीठा, इमली मीठी होती है? नहीं। तो आम तो वास्तव में मीठे होते हैं। तो मीठा शब्द एक ऐसा शब्द जो मिठास का बोध करा रहा है, एक भाव का बोध करा रहा है। मीठा, आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, जबकि उसी जगह अगर किसी खट्टे या तीते चीज का, मिर्चा का नाम सुन के कैसा लगता है? कहा जाए कि बाबू 1 किलो आम रखा हुआ है, 4 पीस है, 250 ग्राम का एक आम है, कितने देर में खा जाओगे? आप तो बोलेंगे बस सर आधा घंटा दीजिए ना। उसके बाद आम तो आम है, उसका गुठली भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कह दें कि बाबू यहाँ 4 ठो मिर्चा रखा हुआ है, कितने मिनट में खा जाओगे? नहीं 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 सर मैं जा रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि मिर्चे से तीताई का बोध हो रहा है यहाँ। ये एक शब्द है और शब्दों से हम अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। तो जिन शब्दों का एक निश्चित सार्थक अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ निकलता है बाबू, जल ही जीवन है, लेकिन ये वाणी क्या है पता नहीं।
पता नहीं क्या, यह निरर्थक शब्द है, यह निरर्थक है। लेकिन कभी बोलचाल की भाषा में हम पानी वानी किताब विताब, अब यहाँ किताब का तो अर्थ होता है पुस्तक, मगर विताब का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये बोलने में हम बोल देते हैं ना, कभी कभी ट्रेन वेन पर जाना है, बस उस मिल जाएगी, अच्छा देखते हैं ना, आम वाम खा लेंगे, भूख लगेगा तो मार्केट में चल के समोसा वमोसा खा लेंगे। तो समोसा तो है, वमोसा क्या है भाई, पानी तो पिएंगे, वानी क्या है। तो इस तरह के जो निरर्थक शब्द हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ये निरर्थक है, इन्हें हम लिखते नहीं, क्योंकि इनका कोई अर्थ निश्चित नहीं है। इन शब्द युग्मों में वाणी और किताब और विताब का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, अतः ये क्या है, निरर्थक शब्द है, जबकि ये सभी सार्थक शब्द है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम लोग पढ़े अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जबकि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, एक एक करके हम देखते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए माने उसका रूप ज्यों का त्यों रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो हम उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, साहित्य, सर्प, मार्ग, वायु, जल, दुग्ध आदि। जबकि तद्भव शब्द किसे कहेंगे? तो संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करता है। रूप तो परिवर्तन बहुत सारे शब्द करते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ देखिएगा, एक बाबा बैठे हुए थे, बाबा दादाजी द्वार पर, गैया उधर नाद में खा रही है, बच्चे खेल रहे हैं और दादाजी बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं राम 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 राम। अरे बदमाशों, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। नलायक के, क्यों इतना चिल्लाता है? भाग यहाँ से। अरे गैया को तो एक छेंटी लेदी डाल दो। तो क्या हो रहा है वहां पर? एक ही साथ कई काम दादाजी के दिमाग में चल रहे हैं। ना ही उनका भजन सही हो रहा है, ना ही बच्चों को सही ढंग से डांट पा रहे हैं, ना ही गैया को अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी तरफ। तो क्या हो रहा है उनका? अब उसी में कहते हैं कि अरे भाई लेदी वेदी डालो। तो वेदी क्या है? लेदी तो है बिचाली पिटारी का। घास वास डालो गैया को। चिल्ला उल्ला रहे हैं, चिल्लाना तो है, उल्ला क्या रहे हैं। तो ऐसे निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हम करते रहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। अरे तनी हटिए ना, जबकि यह वाक्य सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, व्याकरण सम्मत उचित नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं, यह गलत है। जब व्याकरण को की परिभाषा हम जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, तो हमें व्याकरण में के तर्क संगत शुद्धता अपने बोलचाल में भी लानी चाहिए। और इसी के लिए ना पढ़ते हैं बाबू हम लोग। तो अगर ये पढ़ने के बाद भी अगर पढ़ने वाले लोग, व्याकरण को जानने वाले लोग, समझने वाले लोग भी अगर इस तरह की गलतियां करते हैं, तो भला किससे उम्मीद की जाए कि वो सही बोलेंगे।
जब इसके जानकार लोग ही इसमें गलतियां करेंगे तो जो नहीं जानता है उसकी तो बात ही अलग। देखिए कि यहाँ पर ज्यों के त्यों जब आते हैं तो वह तत्सम है, और जब रूप परिवर्तित करते हैं, कैसे रूप परिवर्तित करते हैं, हाथ पैर, माता पिता, दुग्ध को, यहाँ देखिए दुग्ध हो रहा है सही तत्सम शब्द जो संस्कृत का, अर्थात संस्कृत में तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। बिगड़े हुए रूप यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो गया। अब तद्भव के अंतर्गत जैसे पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं छात्रों, ये कहाँ तद्भव शब्द आपको मिलेंगे, तो तत्सम शब्द में, पर्यायवाची शब्द में देखिएगा अग्नि का 4 पर्यायवाची लिखा हुआ होगा, आग, ज्वाला, पावक, ज्वलन। तो इस तरह से ये आग, ज्वाला, पावक, ज्वलन, ये जो शब्द हैं यह अलग अलग क्षेत्रीय भाषा से या उपभाषा से आए हुए शब्द हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य में स्थान मिला है, दिया गया है। साहित्यकारों द्वारा अपने अपने कहानियों, कविताओं में वर्णित किया गया है। अतः इन्हें इस शब्द का पर्याय माना गया, समान अर्थ को प्रकट करने वाला माना गया। अतः ये सभी शब्द तद्भव होते हैं, जबकि तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उनके ही रूप में परिवर्तित करके अन्य शब्दों का जब निर्माण किया जाता है तो वे ही शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ पैर, माता पिता, दूध, घी, चांद, सूरज, सूर्य को सूरज, रात, दिन आदि, ये सभी तद्भव शब्द हैं। आते हैं छात्रों देशज शब्द पर। जो शब्द प्रांतीय बोली से हिंदी में आए हैं, प्रांतीय बोली यानी अलग अलग प्रांतों में, जैसे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यहाँ तक कि एक ही राज्य में कई भाषाएं बोली जाती है। और उन भाषाओं में से जो भाषा हिंदी साहित्य जगत में प्रयोग किया जाता है या फिर बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, जो अपने देश की भाषा है लेकिन अलग अलग प्रांतों में बोली जाती है, उन सभी शब्दों को जो इन भाषाओं में प्रयोग की जाती है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, पेट, लोटा, पगड़ी, गाड़ी, जूता, झोपड़ी आदि, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं जो देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में बोली गई हैं और उन्हें लेकर के साहित्य में स्थान दिया गया है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें विदेशज शब्द किसे कहेंगे, तो जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा शैली में प्रयुक्त हुए हैं अथवा होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे आदमी, औरत, बेगम, कूली, किला, आजाद, डॉक्टर, कहीं कहीं हम अभियंता की जगह इंजीनियर भी लिख देते हैं। इंजीनियर, इस तरह के जो शब्द विदेशों में बोले जाने वाले शब्द, विदेशी शब्दकोश से लिया गया जो शब्द है,
जैसे ये आदमी, औरत, बेगम, ये सभी उर्दू भाषा से हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, ये अंग्रेजी भाषा से हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। अब आते हैं शब्द के रूप को देखते हैं। हिंदी साहित्य में अनेक तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द होते हैं। यहाँ कुछ शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर कुछ शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ये अनेक होते हैं, एक दो नहीं होते, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से 10-10 शब्दों का हमने उपयोग किया है समझने के लिए यहाँ पे। जैसे ये तत्सम शब्द हैं: अग्नि, सूर्य, चंद्र, पितृ, भातृ, दधि। अब इनके तद्भव रूप: अग्नि का आग, सूरज का सूरज, चंद्र का चांद, चंद्र का चांद, पितृ माने पिता, भातृ भाई, वैसे ही मातृ माता, दधि दही को कहा जाता है, रात्रि रात, दुग्ध दूध को कहा जाता है, गृह घर को कहा जाता है, या यूं कहें कि गृह को घर भी कहते हैं। भगिनी बहन, भगिनी शब्द संस्कृत में बहन के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव रूप है बहन। देशज शब्द में ईंट, रोरा, पत्थर, फावड़ा, पगड़ी, थैला, गाड़ी, कारखाना, कार को खाना नहीं, चिड़ियाखाना, कारखाना, ये सभी देशज शब्द हैं। वो आधा ये संकर शब्द के अंतर्गत भी आते हैं, जिन शब्दों का निर्माण दो अलग अलग शब्दकोशों से होता है उन्हें संकर शब्द भी कहते हैं। लेकिन ये देशज जो है हमारे यहाँ मिला जुला करके, छात्रों मिला जुला करके आज देखिएगा, दादी जो बचपन में कभी स्कूल भी नहीं गई हैं या गई भी हैं, मिडिल तक पढ़ के आई हैं, मतलब उस बात से नहीं है, मतलब इस बात से है कि अंग्रेजी में उनसे स्पेलिंग पूछ दीजिए तो डिस्टर्ब का स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन बोलती हैं ए डिस्टर्ब मत करो। तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मतलब क्या? मतलब कि इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश। अर्थात अभी जो भी चीजें दिख रही हैं चारों तरफ हमारे, वो संकर शब्द दिख रहे हैं, वह मिली जुली सरकार दिख रही है। अकेले एक शब्दकोश की सारी बातें हमारे मुखमंडल से प्रकाशित नहीं हो रही है। हम आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कभी कभी तो भोजपुरी, पंजाबी, मलयालम, मराठी, गुजराती, जिस प्रांत से बिलोंग करते हैं वो भी इंक्लूड कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं। वो होगा बोलचाल में अपने अपने प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग तो कर ही देता है मनुष्य, चाहे जितना भी व्याकरण संबद्ध वह बोलने का प्रयास करे, लेकिन अपना क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषी भाषा अपने जगह पर आ ही जाता है, अपने जुबां पर आ ही जाता है। लेकिन लिखित रूप से हमें कभी भी अशुद्धिकरण नहीं करना चाहिए, शुद्धि के साथ लिखना चाहिए। खेत, गमछा, ये सभी देशज भाषाएं जो देश के विभिन्न किसी न किसी प्रांत में बोले जाते हैं और इन्हें हम अपने साहित्य में अपनाते हैं। और अगला है विदेशज भाषा, जैसे इंजन। इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं जो इंग्लिश जैसे लग रहे हैं या उर्दू से, वो सभी विदेशी भाषाएं हैं। स्कूल, पेन, पेंसिल, कमरा, गमला, कानून, गुलाब, आलू, आलू शब्द भी विदेशज शब्द है, देशज शब्द नहीं है। काजू,
आलू को कंद कहते हैं। कंद देश में हिंदी शब्द के अंतर्गत तत्सम रूप कंद है, तद्भव रूप उसका आलू हो सकता है, लेकिन आलू विदेशज शब्द है। आलू देशज भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के प्राय सभी प्रांतों में प्रयोग किए जाते हैं, बोलचाल की भाषा में भी और लिखने की भी भाषा में भी। लेकिन वास्तव में आलू शब्द विदेशज शब्द है और यह विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। आज भले ही यह शब्द हिंदी साहित्य में अपना स्थान जटिल और जकड़ करके बना लिया है और हम समझते हैं कि यह हमारे ही देश की भाषा, हमारे तत्सम भाषा, हमारे तत्सम शब्द हैं, तद्भव है। नहीं, ये विदेशी शब्द है आलू। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आलू सब्जियों का राजा है, इसलिए हमने भी उसकी व्याख्या की। आलू के बगैर कोई सब्जी नहीं, सब्जी अन्य सब्जी रहे न रहे, आलू की सब्जी सभी पसंद करते हैं और खासकर बच्चे तो अधिक पसंद करते हैं। आलू का भुजिया, आलू दूसरे सब्जियों को तो देख के बोलते हैं अरे ये घास पात है। चलिए, लेकिन जरूर खाना चाहिए, प्रत्येक सब्जियों को खाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सब्जियों में कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स होता है। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और शब्द तथा शब्द की रचना के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा वह आपके दिमाग में घर कर गया होगा, बैठ गया होगा और जल्दी निकलेगा भी नहीं। अतः परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना है और एग्जाम में ढेर सारे मार्क्स लेके आने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।